जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजय श्री एनसीईआरटी सीरीज के 10वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने विजय श्री एनसीईआरटी सीरीज का 9वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोग परमाणु को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग उससे आगे के कंसेप्ट की चर्चा करेंगे और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो आपका थ्योरी पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, यानी कि परमाणु और अणु की। कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डील करा है। क्या कहते हो कि गुरुजी जब भी हम परमाणु की बात करते हैं तो हम सभी कहेंगे कि ये पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है प्राचीन समय के ऋषि मुनि और वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसा कि मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि परमाणु अविभाज्य है, इस बात पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। और साथ ही साथ परमाणु अविभाज्य है इस बात की चर्चा सर भारतीय ऋषि महर्षि कनाद, पाकुधा कात्याम और ग्रीक जो दार्शनिक थे आपका लुसिपस और डेमोक्रिटस, इस दोनों ने भी करा था। मेरे मित्र, जो ये परमाणु है इस चीज को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे प्रयोग करे, जिसमें से एक हमारा रासायनिक संयोग का नियम भी था जिसको हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सच अ टाइप ऑफ लॉ बाय विच द केमिकल रिएक्शंस आर गवर्न्ड नॉन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि वैसा नियम जिसके थ्रू कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, वो हमारा रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है। रासायनिक संयोग के नियम के रूप में हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण नियम को पढ़ा जो कि लबोजियर के द्वारा दिया गया था। साथ ही मेरे मित्र इसके बाद हम लोगों ने स्थिर अनुपात का नियम भी पढ़ा जो कि प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। फिर हम लोगों ने कल के सेशन में जॉन डाल्टन के ऊपर चर्चा करा। सर बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था और 19 वर्ष तक ये क्या बन गए थे? प्रिंसिपल बन गए थे। फिर ये मतलब कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, वहां पे इनको लैब मिला और वहां पे इन्होंने अपना रिसर्च भी करा और तब जाकर के हम लोगों के सामने क्या आया था? तो मेरे मित्र डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितने भी छात्र इस द लॉजिकल साइंस परिवार के माध्यम से इस लेक्चर को देख पा रहे हैं, मेरे मित्र कहीं पे भी परमाणु संरचना की बात की जाएगी ना कि परमाणु संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मॉडल दिया, तो आप वहां पे डाल्टन का नाम भूल के भी नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे तो गलत हो जाएगा और कहीं पे किसी वीडियो में अगर ऐसा चीज मिल रहा है तो वो समझिए गलत है, क्योंकि डाल्टन ने सिर्फ और सिर्फ जो परमाणु का नेचर होता है उसके बारे में समझाने की कोशिश करा है। डाल्टन कभी भी परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे ही परमाणु के संरचना की हम बात करेंगे तो वहां पे 3 ही मॉडल होगा, एक सर थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड और तीसरा बोरब्यूरी। उसके बीच में डाल्टन मत घुसाना चला, गलत हो जाएगा। डाल्टन क्या दिए हैं? एटॉमिक थियरी दिए हैं, परमाणु सिद्धांत दिए हैं, जबकि जो परमाणु संरचना है उसके लिए मॉडल सर थॉमसन, रदरफोर्ड और बोरब्यूरी के द्वारा दिया गया था कि कोई भी जो परमाणु होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग परमाणु संरचना में करेंगे भी, लेकिन यहां पे मैंने आपको बता दिया क्योंकि कई सारे मित्र भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि क्लासेस तो आप कई जगह से देखते हैं तो आपको लगता है, क्योंकि कल ही एक छात्र ने हमें मैसेज करा कि गुरुजी ये परमाणु संरचना क्या डाल्टन के द्वारा बताया गया था? कभी नहीं। जब भी परमाणु संरचना की बात करेंगे सर डाल्टन का नाम वहां से स्किप हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो परमाणु सिद्धांत के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी के रूप में, तो डाल्टन साहब ने दिए थे, क्या बताया कि जो इस दुनिया में पदार्थ है वे सब के सब एक सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं और ये सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है जो कि अविभाज्य है। और किसी एक ही प्रकार के जो परमाणु होंगे उसका द्रव्यमान रासायनिक गुण सभी समान होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के जो परमाणु होंगे उसका द्रव्यमान रासायनिक गुण सब भिन्न भिन्न होगा। और मेरे मित्र डाल्टन परमाणु सिद्धांत के बारे में आपने कल के सेशन में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा भी करा। साथ ही आपने डाल्टन परमाणु सिद्धांत के गुण की भी चर्चा करा और साथ ही साथ परमाणु के दोष की भी चर्चा करा। और हम लोग एक्सप्लेन क्या कर रहे थे? परमाणु क्या होता है, यानी कि एटम क्या होता है। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये चीज भी तो आपने कल बता ही दिया था। क्या बताया था मैंने कि अगर हम लोग किसी भी पदार्थ के स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करेंगे, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि सर इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सभी का शरीर का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है,
इसी तरीके से चला जी, जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं उन सभी पदार्थ का स्ट्रक्चरल बोले तो संरचनात्मक यूनिट क्या है सर? परमाणु है। साथ ही मैंने परमाणु के लिए आपको कई परिभाषा लिखाया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह अंतिम सूक्ष्मतम कण है जो क्या करता है सर? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और मेरे मित्र आपने ये भी देखा था कि किसी पदार्थ का या तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो मेरे ख्याल से एटम क्या है इसको परिभाषित करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पे कहा जा रहा है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो मैं यहां पे सीधे सीधे आपको ये कहना चाहूंगा, ध्यान में रखिएगा कि परमाणु बहुत ही छोटा होता है। परमाणु क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा, अगर कभी आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि परमाणु का व्यास कितना होता है, तो आप सभी याद रखेंगे परमाणु का व्यास 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो व्यास है वो कितना है सर? 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सर कितना छोटा होगा? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। तो परेशान मत होइएगा कि गुरुजी वो चीज तो हमारे पास आएगी नहीं, बिल्कुल आ जाएगी मेरे मित्र। आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम परमाणु त्रिज्या को मेजर करने की कोशिश करेंगे, परमाणु त्रिज्या को क्या करेंगे सर? मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी परमाणु त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं। और याद रखिएगा कि 10⁻⁹ मीटर कितना के बराबर होता है सर? 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। जाहिर सी बात है कि 1 मीटर कितना हो जाएगा? 10⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि परमाणु का आकार इतना छोटा होता है, कि परमाणु को साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। परमाणु को देखने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? तो सर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का या फिर इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप का। तो ये चीज भी आप सबों को ध्यान में रखना होगा, कई बार सवाल ये पूछे गए हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परमाणु को देखने के लिए साधारण माइक्रोस्कोप का उपयोग नहीं किया जाता है। साधारण माइक्रोस्कोप का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि सर इसका जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। साथ ही आप सभी यहीं पे आप सर पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे कि परमाणु को देखने के लिए SEM एवं ETM जैसे माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अब कई सारे छात्र कहेंगे कि गुरुजी ये SEM और ETM हमको परेशान करेगा। तो मेरे मित्र सिर्फ आपको इसका फुल फॉर्म याद रख लेना है और ध्यान में रखिएगा कि ये दिखता कैसा है। तो आप सभी याद रखेंगे मेरे मित्र कि ये जो आप संरचना देख रहे हैं, ये जो आप संरचना देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका? तो सर परमाणु को देखने वाला माइक्रोस्कोप है। ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो ये आपका SEM है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? इसका फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और मेरे मित्र ये जो आपका TEM लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसको हम TEM या फिर ETM दोनों पढ़ते हैं, याद रखिएगा। और मतलब सर वही है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगर ETM पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन टनलिंग
इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये इस दोनों माइक्रोस्कोप का उपयोग क्यों किया जाता है। इसीलिए क्योंकि आप सबों को मालूम है कि किसी भी छोटी चीज को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप क्या करता है सर, उस छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। फिजिक्स के भाषा में इसी को क्या कहते हैं सर, आवर्धित करके दिखाता है, मैग्नीफाइड करके दिखाता है। तो मेरे मित्र प्रत्येक माइक्रोस्कोप की अपनी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी होती है, और जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, एज्यूमिन जो हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इन सभी से सर जो एसईएम और ईटीएम जैसे माइक्रोस्कोप होते हैं, इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कई गुना अधिक होती है। इसीलिए हम लोग परमाणु जैसे महीन कण को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं सर, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का या फिर इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप का। मेरे मित्र कभी कभी आपके एग्जाम में विभिन्न परमाणु के आकार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बस ये ग्राफ आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा, ये ग्राफ आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा। क्या है तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होगी उसका आकार कितना होगा, याद रखेंगे ये सभी मीटर में है, तो आप सभी कह सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। अगर पूछ लिया जाए कि जो जल है इसके अणु का जो आपका मतलब त्रिज्या होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻9 मीटर। हीमोग्लोबिन अणु सर 10⁻⁻8। रेत कण तो आप सभी याद रखेंगे 10⁻⁻4। अगर हम चींटी की बात करेंगे तो सर 10⁻⁻3, और अगर हम सेब की बात करेंगे तो सर इसकी त्रिज्या 10⁻⁻1 होगा। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि अलग अलग चीजों का आकार है जो कि सापेक्षिक रूप में बता रहा है। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने तो बताया जो परमाणु का व्यास होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है, तब तो सर ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। बिल्कुल मेरे मित्र, तो आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि जो परमाणु होते हैं उसका आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, और इसको देखने के लिए हम लोग साधारण माइक्रोस्कोप का उपयोग नहीं करते हैं सर, एसईएम और ईटीएम या टीईएम जैसे माइक्रोस्कोप का हम लोग उपयोग करते हैं। मेरे मित्र आगे क्या है, तो आगे कह रहा है कि जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नग्न मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। बहुत ही अच्छा सवाल है कि परमाणु का आकार जब इतना सूक्ष्म है कि हम इसको नग्न मान सकते हैं, तो फिर हम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, और 3-4 दिन से हम लगातार क्यों इस पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, फिर भी वे यहां विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से, तत्वों की सहायता, सतहों के आवर्धित प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। मेरे मित्र जो आपके मन में यह सवाल आ रहा था, चूंकि एनसीईआरटी आपको वैसे ही समझाती है जैसे आपके मन में सवाल आता है, और यह बात लाजमी सी भी है कि सर कोई भी चीज बहुत ही नग्न है फिर भी हम उसके बारे में डिस्कस किए जा रहे हैं, आखिर उसकी कुछ तो महत्ता होगी। महत्ता यही है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप जितनी भी चीजों को देख पा रहे हो मेरे मित्र, वे सभी चीज किससे मिलके बने हुए हैं, परमाणु से मिलके बने हुए हैं। और हमारे डे टू डे लाइफ में भी क्या होती है सर, परमाणु जो है वो शामिल होती है, चाहे वो जिस किसी भी रूप में हो। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के निर्माण के लिए ये परमाणु आवश्यक होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम हमारे द्वारा दिन भर में अपने डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी पदार्थें इस्तेमाल की जाएगी उसके लिए कहीं ना कहीं संरचनात्मक इकाई के रूप में, स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में कौन कार्य कर रहा होगा, आप कहेंगे सर परमाणु कार्य कर रहा होगा। तो यहां पे सवाल ये है कि सर किसी भी परमाणु को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये फलाने तत्व का परमाणु है और ये चिल्लाने तत्व का परमाणु है। मेरे मित्र इसके पीछे भी एक कहानी है और आप सबों को समझना होगा। जैसे आप सभी ने पारस पत्थर का नाम सुना होगा कि सर पारस पत्थर जो है वो ऐसा पत्थर होता है जिसमें किसी भी धातु को अगर आप मतलब सटा दो तो वो सोना बन जाएगा। मतलब ऐसा कहावत है, इसको हम लोग फिलोसफिकल स्टोन बोलते हैं। मतलब क्या कि सर ये वैसा पत्थर होता है जिसमें लोहा सटा दो तो सोना बन जाता है। अच्छा एक बात बताओ चिल्ला कि अगर ये पत्थर आपको कहीं मिल जाए तो क्या आप किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहोगे? आप कहेंगे कैसे करेंगे गुरुजी, पहले तो हमको अमीर बनना होगा। मतलब क्या करोगे, जितना भी आसपास में लोहा होगा सबको सटा सटा के चिल्ला सोना में बदल दोगे। मेरे मित्र ठीक यही सिचुएशन प्राचीन समय में जो किमियागर थे, एल्केमिस्ट थे, उनके पास भी थी। उनको लग रहा था
कि पारस पत्थर को अगर किसी निम्न धातु, जो मतलब आप कह सकते हो सोना जैसे मूल्यवान धातु नहीं है, जो निम्न कैटेगरी के धातु हैं, उसमें अगर पारस पत्थर को सटाया जाएगा तो वो सोना में बदल जाएगा या चांदी में बदल जाएगा। तो मेरे मित्र, जो प्राचीन समय के एल्केमिस्ट किमियागर थे वो इस चीज में लगे हुए रहते थे। अब इस चक्कर में उसको जो कुछ धातुएं प्राप्त होती थी उसके लिए वो क्या करते थे, तो सर अलग अलग तरह का सिंबल यूज करते थे, और वो सिंबल सिर्फ वही समझ सकते थे, बाहर नहीं जा सकता था। अब मेरे मित्र, ये तो एक भयंकर सा आप कह सकते हो कि मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाएगी। जैसे अभी हमारे इस क्लास के अंतर्गत आप सभी लोग देख रहे हैं, और मैं अगर आपको यहां पे बोल दूं कि जो लेड है उसके लिए हम सिंबल जो है वो एल यूज करेंगे, तो आप कहोगे कि सर आप पढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं एल जो है वो किसी न किसी सोच के साथ ही बोले होंगे। तो ये वीडियो जितने भी छात्र देखेंगे, अगर हम भविष्य में कहीं पे भी लेड के लिए एल लिखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि सर सीसा की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं उसके अलावा अगर आप कहीं पे जाओगे कि लेड का सिंबल एल ही होता है तो धड़ाक चाट खींच देगा। पगला गए हो, कौन मास्टर से पढ़ रहे हो, गलत सही पढ़ा रहा है। लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी होता है। तो मेरे मित्र, फर्क क्या है इस दोनों में, जबकि ये भी सिंबल है ये भी सिंबल है। फर्क ये है कि सर ये आईयूपीएसी के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा पूरा मानक है। प्रत्येक जगह पे हम लेड के लिए सिंबल पीबी ही यूज करते हैं, तो सभी लोग इसको आसानी से समझ रहे हैं। अब अगर हम अपने क्लास में आपको लेड के लिए सिंबल एल बता रहे हैं तो मेरे मित्र ये क्या है, ये हमारी कमी है, क्योंकि हम आपको सही चीजें बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक इसी तरह की कमोबेश स्थिति प्राचीन समय के किमियागर के पास भी थी, और इसीलिए उस समय के जो मतलब कह सकते हो कि किमियागर थे वो अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग सिंबल का यूज करते थे, अलग अलग प्रतीक का यूज करते थे, ताकि कोई दूसरा लोग ना जान पाए और जल्दी से जल्दी हम अमीर बन जाए। मेरे मित्र, जब इस बात का पता डाल्टन को चला तो डाल्टन साहब बड़े आहत हो गए, क्योंकि वो साइंस के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने बताया ऐसे काम नहीं बनेगी। डाल्टन ने क्या करा, तो आजकल जो हम लोग इमोजी देख रहे हैं, चिल्ला आप लोग देखते होंगे कि हंसने वाला इमोजी है, ऐसे करते रहेगा, मुंह चियार ले हंस रहा है। आप देखते होंगे सर रोने वाला इमोजी, मतलब ऐसे पूरा एकदम आंसू गिर रहा है। फिर देखते होंगे सर किसी के नाक में अगर कुछ है तो इस तरह का भी इमोजी बना हुआ रहता है। तो डाल्टन ने क्या करा कि उस समय तक जो ज्ञात तत्व थे उसको समझाने के लिए उन्होंने अलग अलग पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल करा। ध्यान में रखिएगा, ये मोबाइल के भाषा में हम लोग इसको इमोजी कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या है सर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जब किसी भी चीज को हम लोग किसी मतलब चित्र के सहारे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग चित्रात्मक अंकन कहते हैं। तो डाल्टन साहब ने क्या करा, तत्वों के सिंबल को पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करा, जिसको हम लोग चित्रात्मक अंकन कहते हैं। और मेरे मित्र, वो अंकन कुछ इस तरीके का था जो कि आप सभी यहां पे देख पा रहे होंगे। आप कहेंगे गुरुजी फ्रेश न दिख रहा है। मेरे मित्र, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी यहां पे ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे डाल्टन द्वारा सुझाए गए सिंबल की, तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि डाल्टन ने तत्वों को जो एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करा था वो कुछ इस तरीके का करा था। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यहां पे हमारा हेडिंग क्या होगा, तो सर डाल्टन द्वारा उपयोग में लाए गए तत्वों का प्रतीक, तत्व कह रहे हैं, हाँ तत्व ही कह सकते हो चलेगा, क्योंकि तत्व का ही सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, तो ये परमाणु के लिए ही सिंबल हो जाएगा। तो डाल्टन द्वारा उपयोग में लाए गए तत्वों के परमाणु का प्रतीक या सिंबल कह लो, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा कि डाल्टन ने जो हाइड्रोजन की बात बताई तो उसने क्या करा सर, एक गोला बनाया और उसके बीच में बिंदा डाल दिया और बोला क्या कि ये हाइड्रोजन है। अब इसी तरीके से फास्फोरस के लिए उन्होंने इस सिंबल का उपयोग करा।
कार्बन के लिए उन्होंने सर सॉरी कॉपर के लिए उन्होंने यहां पे गोला लगाया और सी लिख दिया, गोल्ड के लिए सर इस तरीके से, और मेरे मित्र कार्बन के लिए तो पूरे गोला को उन्होंने सर रंग दिया ब्लैक कलर से, सल्फर के लिए इस तरीके से, सीसा के लिए सर इस तरीके से। अब प्लेटिनम, यहां प्लेटिना गाड़ी नहीं होगा चला, ये प्लेटिनम होगा, याद रखना, ये प्लेटिना लिख दिया है, प्लेटिनम होगा चला, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम जिसका सिंबल अभी हम आधुनिक रूप में पीटी पढ़ रहे हैं। तो सर इसका सिंबल डाल्टन ने क्या दिया, पी दे दिया। और ऑक्सीजन के लिए सर इस तरह से उन्होंने एक गोला बनाया और उसको कुछ नहीं करा। और आयरन के लिए इस तरीके से सिंबल लिखा, सिल्वर के लिए इस तरीके से, और पारा के लिए इस तरीके से। ध्यान में रखेंगे, पारा जिसको हम लोग Hg कहते हैं। तो ये जो थे ये डाल्टन द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले तत्वों के परमाणु का सिंबल था। अब आप ही सोचो चिल्ला कि ये चीज हम किसी एक खास एरिया तक लोगों को समझा पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के लिए सिंबल आपको ऐसे लिखना है, अगर फास्फोरस कहीं पे मिलेगा तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा, अगर गोल्ड कहीं पे मिलेगा तो आप उसको ऐसे लिख दीजिएगा। मेरे मित्र, क्या ये सिंबल अगर दक्षिण अफ्रीका के किसी जंगल में बताया जा रहा हो तो क्या वहां से चीजें हम लोग तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। और मेरे मित्र यही सेम स्थिति उस वक्त भी थी, क्योंकि सभी वैज्ञानिक अपने अपने स्तर से काम कर रहे थे, इसीलिए साइंस का विकास हुआ है। तो मेरे मित्र डाल्टन साहब का ये कदम भी सराहनीय था। और चूंकि तत्वों के इस सिंबल को समझने के लिए, या आप कह सकते हो तत्वों के इस सिंबल को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने में सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता, क्योंकि प्रत्येक जगह पे लोग अलग अलग तरीके से इसको लेते। इसीलिए सर जे बर्जीलियस साहब आए और उन्होंने क्या करा, सर तत्वों का आधुनिक सिंबल दिया। तो मेरे मित्र, अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तत्वों के लिए प्रतीकात्मक सिंबल का उपयोग किया या पिक्टोरियल सिंबल का उपयोग करा, आप कहेंगे डाल्टन ने। और मेरे मित्र, अभी जो हम लोग आधुनिक सिंबल पढ़ रहे हैं परमाणु के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम लोग H लिखते हैं, कैल्शियम के लिए Ca लिखते हैं, और लोहा के लिए Fe लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम O लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिखते हैं। तो ये तत्वों का आधुनिक सिंबल है। और इस तत्वों के आधुनिक सिंबल को किसने प्रतिपादित करा? मेरे मित्र बर्जीलियस साहब ने। किसने करा? बर्जीलियस साहब ने। और ध्यान दीजिएगा कि ये चीज यहां पे कहा जा रहा है कि डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। तो डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जो तत्वों का जो प्रतीक था उसका प्रयोग कुछ स्पेशल तरीके से किया था। चूंकि ये चीजें वर्ल्ड वाइड उपयोग में नहीं लाई जा सकती थी, इसलिए मेरे मित्र उस समय बर्जीलियस को यहां आना पड़ा इस चीज को समझाने के लिए। और बर्जीलियस ने क्या करा, तत्वों के ऐसे प्रतीक को सुझा दिया जो उन तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। और मेरे मित्र, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। या आप कह सकते हो जो केमिस्ट्री में अलग अलग चीजें होती है उसके लिए वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है। उन्होंने सर जे बर्जीलियस का जो सिंबल था, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li, इसको पूरी तरीके से अप्रूव्ड कर दिया। तो कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि तत्वों के आधुनिक, कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक का जनक, यहां पे ध्यान में रखिएगा, प्रतीक बोल रहे हैं तो आप क्या समझेंगे, किसी का नाम नहीं समझेंगे, सिंबल समझेंगे। तत्वों के आधुनिक प्रतीक का जनक किसे बोला जाता है? आप सभी याद रखेंगे, जे बर्जीलियस को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? जे बर्जीलियस को बोला जाता है। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है, इसका आप सभी खास ख्याल रखेंगे। मेरे मित्र याद रखिएगा, और बहुत सारे तत्वों के नाम तो आपको याद भी होंगे, और उसका सिंबल भी, जैसे कि कुछ तत्वों का यहां पे दिया भी गया है। तो हम यहां पे अगर आपको सिंपल में कुछ तत्व के नाम के लिए सिंबल बात करें, सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए आप क्या लिखते हो? H लिखते हो सिंबल। अच्छा, एल्यूमिनियम के लिए आप सिंबल क्या लिखोगे? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एल्यूमिनियम के लिए सिंबल हम लोग Al लिखेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन के लिए हम लोग सिंबल क्या लिखेंगे? तो आप सभी कहेंगे कि सर हम N लिखेंगे। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल है, ये तीनों एग्जांपल।
लेकिन मेरे मित्र आप सभी ने इस चीज को देखा होगा, आप सभी ने इस चीज को देखा होगा कि सोडियम के लिए हम लोग सिंबल क्या लिख रहे होते हैं, Na लिख रहे होते हैं। और अगर हम बात करते हैं मरकरी की तो इसका सिंबल हम लोग Hg लिख रहे होते हैं, जबकि मरकरी में कहीं पे भी Hg नहीं है। ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक सिंबल जो है वो तत्वों के नाम से ही निकाला गया प्रमुख लेटर है। जैसे हाइड्रोजन में H प्रमुखता से आ रहा है तो हमने H को हाइड्रोजन का सिंबल मान लिया। एल्युमिनियम में Al प्रमुखता से आ रहा है इसलिए हमने Al को यहां पे जो एल्युमिनियम है उसका सिंबल मान लिया। तो तत्वों का जो आधुनिक प्रतीक है वो तत्वों के जो नाम है उसी में से आप कह सकते हो कि कुछ लेटर को उसके सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सवाल यह है कि सर सोडियम का सिंबल तो फिर S होना चाहिए या SO होना चाहिए, यहां पे Na कैसे? सर मरकरी का सिंबल Hg लिख रहे हैं जबकि मरकरी में कहीं पे Hg का उपयोग ही नहीं दिख पा रहा है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कुछ तत्वों का सिंबल उसके लैटिन नेम से लिया गया है, जैसे कि सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है इसीलिए इसका सिंबल Na है। मरकरी का लैटिन नेम हाइड्रोजनियम होता है इसीलिए इसका सिंबल हम लोग Hg लिखते हैं। तो मेरे मित्र आपको कुछ तत्वों के लैटिन नेम भी याद रखने चाहिए और उसका सिंबल भी याद रखना चाहिए। और आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमें कहां मिलेगा? मेरे मित्र इसी जगह पे आपको मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका चार्ट है वो क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे तत्वों के लैटिन नेम और उसके सिंबल है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं तत्वों के लैटिन नेम यानी कि लैटिन नाम एवं प्रतीक। ध्यान में रखिएगा जितना चार्ट आपको दिखाया जा रहा है ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे मित्र जो एंटीमनी है उसका लैटिन नेम क्या होता है? एस्टिबियम और इसका सिंबल हम लोग Sb पढ़ते हैं। जो कॉपर का सिंबल आप Cu पढ़ते हो एक्चुअली इसका लैटिन नेम क्या होता है? क्यूप्रम होता है। गोल्ड के लिए जो सिंबल आप Au पढ़ते हो एक्चुअली में इसका लैटिन नेम क्या होता है? ऑरम होता है। आयरन के लिए जो सिंबल आप Fe पढ़ते हो एक्चुअल में इसका लैटिन नेम क्या है? फेरम, या कई जगह पे आपको फेरस भी लिखा हुआ मिलता है। अब मेरे मित्र लेड इसका सर लैटिन नेम पलम्बम होता है इसीलिए सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं? चला Pb लिखते हैं। मरकरी का सिंबल सर Hg इसीलिए क्योंकि लैटिन नेम क्या है आप सभी याद रखेंगे? हाइड्राजरम है। साथ ही मेरे मित्र पोटेशियम का सिंबल K होता है जबकि यहां पे प्रमुखता से PO होना चाहिए, नहीं सर पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम है और कैलियम से ही पोटेशियम का क्या लिया गया है? सिंबल लिया गया है। सिल्वर की बात करें तो मेरे मित्र इसके लिए सिंबल Ag लिखते हैं, लैटिन नेम इसका अर्जेंटम है। सोडियम की बात करें तो सर इसके लिए सिंबल Na लिखते हैं और इसका जो सिंबल Na लिखते हैं और लैटिन नेम नाइट्रियम है। टीन की बात करें तो सर सिंबल Sn है और सर लैटिन नेम आपका एस्टेनम। और टंगस्टन की बात करें तो इसका सिंबल W लिखते हैं और लैटिन नेम वॉल्फ्रम होता है। और मेरे मित्र ये आपका VVI है प्रत्येक एग्जाम के लिए। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से इस तत्व का लैटिन नाम है, तो आप सभी को अगर याद है तो बता सकते हैं, नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरे मित्र इसी तरीके से बहुत सारे जो आम यूज में आने वाले तत्व हैं उसका सिंबल यहां पर देकर के आपको समझाया गया है। अगर हम बात करें यहां पे महत्वपूर्ण तत्वों की तो कोबाल्ट का सिंबल आप कहेंगे सर CO होगा। इसी तरीके से अगर बात करी जाएगी नियोन की तो आप कहेंगे Ne होगा। यूरेनियम का सिंबल U होता है। बाद बाकी बहुत ही कॉमन है, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg। इस तरीके से आप सर इसको मतलब याद रख सकते हो या आप कह लो कि सर एक दो बार पढ़ेंगे तो चीजें ध्यान में आ जाएगी। अगर किन्हीं छात्र को ये तत्व का जो नाम है वो नहीं याद हो रहा होगा तो मेरे मित्र 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को आप मात्र 5 दिन सुबह उठ करके सर एक बार खाली दर्शन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा कि किसका क्या सिंबल है और किसका क्या आपका जो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है। खैर एटॉमिक नंबर मास नहीं भी याद करेंगे लेकिन सिंबल याद जरूर रहना चाहिए, क्योंकि जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अगर हम कहीं पे He लिख देंगे और आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि सर ये He क्या है तो आप तो परेशान हो जाइएगा। आप कहेंगे सर ये हीलियम है, तो ये चीज याद रहना चाहिए। एक बार 1 से लेकर के 18 तक या जो ये PDF मिलेगा मेरे मित्र इसके थ्रू भी आप जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व दिए गए हैं उसके प्रतीक को याद रख सकते हैं।
अब आगे क्या कह रहा है मेरे मित्र, कह रहा है कि कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ लौह का जो प्रतीक होता है वह फिर उसका लैटिन नाम फेरस से व्युत्पन्न किया गया है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। अब महत्वपूर्ण चीज है आपका परमाणु, ध्यान में रखेंगे। यहां पे कहा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। मतलब डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था उसमें सबसे विशिष्ट चीज क्या था सर? परमाणु द्रव्यमान था। और मेरे मित्र डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षणिक गुण क्या है? उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कई बार आपसे सवाल करा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के अनुसार किसी तत्व का अभिलक्षणिक गुण परमाणु द्रव्यमान होता है? आप कहेंगे सर डाल्टन के अनुसार। तो मेरे मित्र इस पॉइंट को हमें लिखना पड़ेगा और आप सभी यहां पे नोट कर लेंगे। आप सभी यहां पे नोट कर लेंगे क्या कि डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व का अभिलाक्षणिक गुण उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है सर? परमाणु द्रव्यमान होता है। तो अगर आपसे कभी भी कहीं पे भी यह सवाल करा जाए कि किसी तत्व का अभिलक्षणिक गुण या आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्ट उसका परमाणु द्रव्यमान होता है, इस बात की व्याख्या किसने करा था? तो आप सभी याद रखेंगे जॉन डाल्टन। किसने करा सर? जॉन डाल्टन ने करा। मेरे मित्र आगे कहा जा रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। मतलब मेरे मित्र आप सभी समझ सकते हो कि परमाणु का आकार कितना छोटा होता है। और आपने जस्ट चर्चा भी करा है कि सर परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत महीन होते हैं। तो आप ये कल्पना कर सकते हो कि सर किसी भी उतने महीन कण की द्रव्यमान को हम कैसे अवलोकित कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत परेशानी होगी। मेरे मित्र सेम परेशानी वैज्ञानिकों के पास भी थी, लेकिन उस समय जो रासायनिक संयोजन के नियम थे सर उसके थ्रू वैज्ञानिक सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने की कोशिश कर रहे थे और यहां पर उन्होंने ज्ञात करने का प्रयास भी करा। कैसे करा? तो मेरे मित्र एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण हम लोग यहां पे लेते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। कहा जा रहा है कि प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए कि हम एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1 यूनिट तथा ऑक्सीजन परमाणु को 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो हम कुछ समझ में नहीं किए। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे कहा जा रहा है कि प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुआ है। जैसे आप सभी कहते हो कि गुरुजी अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनेगा तो आप सबों को मालूम है कि भार के विचार से हमेशा ये एक निश्चित अनुपात में होगा। मेरे मित्र कार्बन का एटॉमिक मास कितना? आप कहते हैं सर हमें मालूम है, चूंकि आपको मालूम है आपने टेबल याद करा है इसलिए कह रहे हो कि सर 12 होगा और ऑक्सीजन 16 होगा। तो यहां पे अगर हम इसको एक रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सर ये 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा चला, 4 तिया 12 हो जाएगा और सर ये 4 चौका 16 हो जाएगा। मतलब जो हमारा रेशियो आया है कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भार के विचार से वो क्या है? 3:4 है। क्या है? 3:4 है। तो यही चीज कहा जा रहा है कि प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से क्या होगा सर? कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होगा। अब दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक, जो कार्बन है सर वो क्या है? अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो रहा है। और इस हिसाब से अगर हम लोग कहें तो क्या कहेंगे कि सर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट होगा और जबकि जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान 1.33 यूनिट माना जाएगा। ध्यान में रखिएगा
कि अगर हम लोग किसी भी परमाणु के द्रव्यमान की बात करते हैं तो उसके लिए आप एएमयू का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। हालांकि अब सीधे सीधे हम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सीधे हम यू लिख देते हैं, जो कि क्या कहलाता है आपका, यूनिफाइड एटॉमिक मास कहलाता है यू कह देने से। तो मेरे मित्र यहां पे इस चीज की चर्चा करी भी गई है कि प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को एएमयू द्वारा संक्षेप में लिखते थे। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि प्रारंभिक 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 परमाणु द्रव्यमान को प्रारंभिक परमाणु द्रव्यमान को निरूपित प्रारंभिक परमाणु द्रव्यमान को निरूपित किया जाता था। किससे किया जाता था निरूपित, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एएमयू से, जिसका मतलब क्या होता था, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आजकल आईयूपीएससी के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप सभी ध्यान में रखना पहला चीज यहां पे कि आधुनिक समय में यानी कि अभी जो हम लोग वर्तमान की बात कर रहे हैं, आधुनिक समय में परमाणु द्रव्यमान के लिए सिंबल यू का इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल यू का इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इस यू का मतलब क्या होता है, इस यू का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यूनिफाइड एटॉमिक मास, या मतलब हम लोग एएमयू की बात करें, ये एक्चुअल में परमाणु द्रव्यमान को ही बता रहा है। तो प्रारंभिक समय में वैज्ञानिक जो है वो किसी भी परमाणु के लिए जो द्रव्यमान की बात कर रहे थे वो सापेक्षिक द्रव्यमान की बात कर रहे थे। सापेक्षिक का मतलब क्या हुआ सर, किसी के साथ तुलना करके। तो मेरे मित्र प्रारंभिक समय में, या आप कह सकते हो प्रारंभ में, ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान है उसके 1/16वें भाग को क्या माना गया था सर, इकाई के रूप में माना गया था। जो कि यहां पे इंडिकेट भी करा जा रहा है कि वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया था। और इकाई के रूप में लेने का दो रीजन था। पहला रीजन यह था कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना लेता था, और साथ ही साथ मेरे मित्र दूसरा यह था कि जो अधिकतर तत्व थे उस समय, अगर एक ऑक्सीजन के 1/16 हिस्से से उसकी तुलना की जाती थी तो वो एक पूर्णांक के रूप में आ जाता था। तो इसीलिए प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने क्या करा, तो सर सापेक्ष द्रव्यमान को निकालने के लिए मानक के रूप में ऑक्सीजन के द्रव्यमान के 1/16 भाग को क्या कहा सर, इकाई के रूप में कहा। मेरे मित्र इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते थे, जो कि मैंने आपको बताया। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे। आप सभी यहां पे स्पेशल हिंट करके चला ध्यान में रख लेना, स्पेशल हिंट करके ध्यान में रख लेना कि प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को मापने हेतु, प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को मापने हेतु ऑक्सीजन के 1/16वें भाग, या कह सकते हो ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का, या ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/16वां भाग को इकाई माना गया था। क्यों माना गया था? क्योंकि ऑक्सीजन सर कई सारे तत्वों के साथ अभिक्रिया कर लेता था, और दूसरा कि सर अधिकांश तत्व के परमाणु द्रव्यमान 1/16 से तुलना करने पर क्या होते थे, पूर्णांक के रूप में आते थे। तो आप सभी इस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस तत्व के
किस तत्व के 1/16वें भाग को इकाई माना गया था? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग को क्या माना गया था? सर इकाई माना गया था। लेकिन मेरे मित्र 1961 में यानी कि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सली क्या कर लिया गया? सर एडॉप्ट कर लिया गया। तो प्रारंभिक में सर परमाणु द्रव्यमान को एक इकाई के रूप में मानने के लिए ऑक्सीजन परमाणु के सर 1/16वें भाग का उपयोग किया जा रहा था। लेकिन आज के समय में सर जो परमाणु द्रव्यमान की हम लोग बात करते हैं वो क्या है? तो कार्बन 12 के 1/12वां भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सर इकाई के रूप में कहते हैं। और कार्बन 12 इसीलिए क्योंकि सर इसमें जो हमारा प्रोटॉन होता है और साथ ही साथ जो न्यूट्रॉन होता है उसकी संख्या क्या होती है? आप कहते हैं गुरुजी बराबर होती है। तो मेरे मित्र ये स्पेशल हिंट का तो पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन आप सभी ये लिख लेंगे, दूसरा लाइन आप सभी लिख लेंगे कि आधुनिक समय में, या आधुनिक समय ने यहां पे डेट तो दे ही किया गया कि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए। तो 1961 में यहां पे सिंपल लिख लीजिए 1961 में परमाणु द्रव्यमान को मापने हेतु कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग को इकाई के रूप में माना गया। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। और अभी जो हम लोग हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 कह रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में? तो सर कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके 11वां 1/12वां भाग है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 कह रहे हैं तो आप कहेंगे कार्बन 12 का 1/12वां भाग। नाइट्रोजन का तो सर ये कार्बन 12 का 1/12वां भाग। एक्चुअली में मेरे मित्र ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये एक्चुअली क्या है? सर सापेक्ष द्रव्यमान है जो किसी तत्व की या किसी परमाणु की तुलना किसी अन्य परमाणु के साथ की जा रही है। और यहां पे कहा भी जा रहा है कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या कहा जाता है? तो सर 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो मेरे मित्र डाल्टन के अनुसार चूंकि जो परमाणु द्रव्यमान था वो क्या था? किसी भी तत्व का बहुत ही अभिलाक्षणिक गुण था। इसीलिए कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने तत्व के परमाणु द्रव्यमान को समझने के लिए क्या करा? सर बहुत ही मेहनत भी करा। और अंत में अभी हम लोग सापेक्षिक द्रव्यमान के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आप सभी समझ पाए होंगे। अब यहां पे सवाल ये कि गुरुजी परमाणु के बारे में तो हमने सारा चीज समझ लिया, सवाल यह है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह अणु या आयन के रूप में पाया जाएगा। मतलब ये पूरी तरीके से क्लियर है कि परमाणु जब भी मिलेगा तो आप कहेंगे संयुक्त अवस्था में मिलेगा। एनसीईआरटी भी वही कह रहा है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव बनाते हैं जिसे हम देखते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सभी क्या कहेंगे? हम सभी कहेंगे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हुए भी, अच्छा नहीं पाया जाता है, तो हमने नहीं लिख दिया है, यहां पे नहीं होगा, ठीक है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन मेरे मित्र ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग जरूर लेता है। तो ये चीज आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो मेनली जो परमाणु का कंसेप्ट है मेरे मित्र वो यही है कि परमाणु क्या है, इसका आकार कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति को आकार को समझने के लिए किस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, ये सारी चीजें आपको एटम के बारे में कहीं ना कहीं बतलाती है।
अब मेरे मित्र आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है सर, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स है। तो मेरे मित्र मॉलिक्यूल्स की चर्चा हम लोग इसके अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि यहां तक के सभी कंसेप्ट को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इन सभी कंसेप्ट से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।